नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लूसेंट के उन चुनिंदा क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, ये क्लास बहुत ही शानदार होगी तथा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे उनका भी पेपर अच्छा हो जाए। दोस्तों, आज देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज पता है, हमने कल की क्लास में 1 से लेकर 262 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम 263 से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का दोस्तों वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फाइकस बेंगालेसिस। क्या? फाइकस बेंगालेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो दोस्तों, आपका जल का हिमांक बिंदु केल्विन में बताना है। किसमें? केल्विन में। तो होता है 273.15 केल्विन। कितना? 273.15 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। क्या? CH4 होता है। अगर आपसे पूछे एथेन का सूत्र पूछ दे किसे? एथेन का, तो दोस्तों एथेन का आपका होता है CH3 और CH3 ऐसे ऐड कर लीजिए, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि CH2H6। ओके, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला अपने बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट आपका तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि तन्यता किसका गुणधर्म है? तो तन्यता आपका गुणधर्म हो जाएगा धातु का। किसका? धातु का गुणधर्म है तन्यता। क्योंकि धातुएं दोस्तों जो होती हैं वो तन्य होती हैं, और आपकी जो अधातुएं होती है, कौन सी अधातुएं? नॉन मेटल, वो आपकी तन्यता का गुण नहीं दर्शाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.3 से कितनी? 7.3 से लेकर 7.4। ओके, और जो मानव शरीर का रक्त, क्या मानव शरीर का रक्त या ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। कितनी? 7.4। तो दोस्तों, नींबू का जो पीएच वैल्यू हो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि नींबू की पीएच वैल्यू कितनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि इनसैट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? कौन सा? इनसैट 1B, इनसैट फर्स्ट बी। तो कब लॉन्च किया गया था? 1983 में। कब? 1983 में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? तो द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड आपका हो जाएगा शक्ति। क्या हो जाएगा साथियों? शक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? दोस्तों, जो हेपेटाइटिस रोग है वो आपके विषाणु से होता है। किससे? विषाणु या वायरस से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? दोस्तों, फूल गोभी किस प्रकार का आपका पुष्प हो जाएगा? द्विलिंगी। कौन सा? द्विलिंगी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा किस फॉर्म में आपका ग्रहण किया जाता है? तो बाइनरी, किसमें? बाइनरी सिस्टम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, न्यूटन के गति का जो द्वितीय प्रथम नियम हो जाएगा, कौन सा? फर्स्ट नियम। तो उसे जड़त्व का नियम तो कहते हैं। क्या? जड़त्व का नियम। दोस्तों, जड़त्व का नियम होता क्या है इसके बारे में बताएं। तो जो जड़त्व का नियम होता है, कौन सा? जड़त्व का जो नियम होता है ये दोस्तों होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि उस पे कोई हम फोर्स लगाएं, क्या उस पे यदि हम कोई फोर्स लगाएं, तो अगर गति अवस्था में हो जाती है तो गति अवस्था में ही रहेगी। तो आपका प्रथम नियम ये कहता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों, चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में। दोस्तों, फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, कौन सा? केमिकल फार्मूला, वो आपका होता है HCOOH। ये आपका होता है केमिकल फार्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो भारत में साथियों कुल 22। कितने? भारत में जो 22 परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे, कितने? 22। नेक्स्ट प्रश्न है कि जी सैट, कौन सा? जी सैट 30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो जी सैट आपका 30 जो हो जाएगा संचार उपग्रह। कौन सा? संचार उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि आयरन गोल्ड सिल्वर स्टील, कौन? आयरन गोल्ड सिल्वर स्टील में कौन 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 सा अलग है? तो आपका स्टील जो हो जाएगा, कौन सा? स्टील अलग हो जाएगा क्योंकि बाकी सभी तत्व हैं, कौन से? आयरन, गोल्ड और सिल्वर। आयरन, गोल्ड आपके सिल्वर जो हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे तत्व, मेटल। और जबकि स्टील जो आपकी हो जाएगी, स्टील ये आपकी मिश्र धातु। कौन सा? मिश्र धातु हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि कौन सा एक ऊतक है? तो वसा ऊतक आपका हो जाएगा एडिपोज ऊतक। कौन सा? वसा आपका वसा हो जाए, उस वसा ऊतक जो होता है आपका एडिपोज ऊतक। कौन सा? एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ऑक्सीजन
फ्लोरीन, नाइट्रोजन व आर्गन में अक्रिय गैस कौन-सी है? तो ऑक्सीजन, तो आपको जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में आर्गन आपकी जो है कौन-सी आर्गन? आर्गन आपकी अक्रिय गैस होती है। आर्गन का दोस्तों डिनोट कैसे कहते हैं? तो आर्गन को एआर से, कैसे? आर्गन, एआर, तो अक्रिय गैस आपकी आर्गन हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाती हूँ कि कौन-सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो आपका फ्लॉटर, क्या? प्लॉटर जो होता है, प्लॉटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरे पेड़-पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? दोस्तों जो पौधे या पेड़-पौधे होते हैं, अपने भोजन जो स्वयं बनाते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषी, क्या? स्वपोषी कहते हैं या ऑटोट्रॉफ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाती हूँ कि न्यूरॉन में कौन-सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो न्यूरॉन में जो हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है, उसे कहते हैं डेंड्राइट्स, क्या? डेंड्राइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर कौन-सा कार्य नहीं करता? दोस्तों कंप्यूटर जो है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग, कौन-सा? अंडरस्टैंडिंग नहीं काम करता है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको इसरो द्वारा, किसके द्वारा? इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसरो द्वारा जो 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था, वो 12 जनवरी 2018, कब? 12 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो पेट की दीवार की जो अम्लता से रक्षा करता है, एसिडिटी से रक्षा करता है, वो आपका करता है म्यूकस, क्या? म्यूकस। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? तो 10 डिग्री, कितने? 10 डिग्री अगर टेम्परेचर में हम इंक्रीज़मेंट कर दें, क्या? अगर 10 डिग्री टेम्परेचर में हम इंक्रीमेंट कर दें, ठीक है? इंक्रीमेंट कर दें, तो आपका जो आपकी जो अभिक्रिया है, उसका वेग दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, एंटीवायरस कौन-सा है? तो एंटीवायरस कौन-सा दोस्तों हो जाएगा? आपका नॉर्टन, क्या? नॉर्टन जो हो जाएगा आपका एंटीवायरस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा ना जाए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं हो जाएगा एसएससी जीडी की एग्ज़ाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पेड़ों में, कौन से पेड़ों में जड़ से पत्तियों इसमें जल को कौन-सा ऊतक ले जाता है? तो पेड़ों में जो जड़ से पत्तियों तक जो जल ले जाता है, उसे जाइलम कहते हैं। और जो फल को ले जाता है, मतलब उनके फूड पोषक तत्वों को ले जाता है, किसे? पोषक तत्वों को जो ले जाता है, उसे हम फ्लोएम कहते हैं, क्या? फ्लोएम कहते हैं। तो आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएँगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन के पाचन में सहायक कौन-सी ग्रंथि हो जाएगी? तो भोजन के पाचन में जो सहायक ग्रंथि होती है, वो लार ग्रंथियाँ, कौन-सी? लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है कि अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? दोस्तों अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर, ये आप मापन तंत्र, कौन से? मापन यंत्र हो जाएँगे। ओके। बैरोमीटर दाब को मापता है और थर्मामीटर ये मापता है आपका टेम्परेचर को। तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये बता दीजिए कि अल्टीमीटर किसको मापता है? अगला प्रश्न चाहती हूँ, ओज़ोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं? तो ओज़ोन के एक अणु में आपके 3 होते हैं। कितने? 3 ऑक्सीजन अणु होते हैं। तो दोस्तों आपको क बताएँ कैसे होता है? देखिए ऑक्सीजन, ओज़ोन जो होता है, कौन? ओज़ोन। तो ओज़ोन देखिए, ओज़ोन का जो केमिकल फ़ॉर्मूला होता है वो होता है O3, क्या? O3। तो O3 तो कितने 3 O से जुड़ा होता है। ओके। तो ये होता है O3। तो 3 मतलब जो 3 होते हैं आपके, तो ऑक्सीजन 3 हो जाते हैं कि देखिए आपको 3 दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो द्विखंडन, क्या? द्विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974, कब? 18 मई 1974 को हुआ था। अगला प्रश्न जाती हूँ, किस प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारी होती है? तो आपके जो वायु प्रदूषण, क्या? वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन कहें, क्या? एयर पॉल्यूशन से जो आपके श्वसन संबंधी बीमारियाँ होती हैं, किससे? एयर पॉल्यूशन से। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमें सपोर्ट अवश्य करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता, कौन सा? द्वितीय उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन के अपर रूप कौन से हैं? तो कार्बन के अपर रूप हो जाएंगे हीरा, ग्रेफाइट। दोस्तों एक हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, एक आपका होता है बकमिनिस्टर फ्लोरीन, क्या? बकमिनिस्टर फ्लोरीन। ओके दोस्तों, एक ही आपका होता है। तो ये आपके हो जाता है चारकोल हो जाएगा, कौन-सा? चारकोल हो जाएगा, बकमिनिस्टर फ्लोरीन हो जाएगा और ग्रेफ़ाइट तो दिया ही है, तो ये कार्बन के अपर रूप हो जाएँगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हो जाएँगे डॉक्टर विक्रम साराभाई, कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई हो जाएँगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा
कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत होता है किया जाता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। कौन सा? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जिसे आरडीपी कहते हैं। क्या? आरडीपी कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संवेग का सूत्र क्या होता है? दोस्तों जो संवेग का सूत्र होता है वो द्रव्यमान इंटू वेग। क्या? द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग क्या होता है? देखिए संवेग के बारे में बताएं। द्रव्यमान को जैसे एम से डिनोट करते हैं और वेग किससे डिनोट करते हैं? वी से। तो आपका संवेग को पी से, तो संवेग पी बराबर एम वी होता है। क्या? पी बराबर एम वी होता है। पी बराबर एम वी होता है तो पी आपका संवेग हो जाएगा, एम द्रव्यमान हो जाएगा, वी आपका वेग हो जाएगा। द्रव्यमान तो वजन होता है, ठीक, आपका वेट, उसे द्रव्यमान कहते हैं। और जो वेट ये वी दिया है, वेग होता है कि प्रति सेकंड प्रति मिनट में, प्रति सेकंड में चली गई जितनी डिस्टेंस होती है वो आपका वेग कहलाती है। मतलब कोई व्यक्ति कितने स्पीड से चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा? एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल। कौन सा? एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो घरेलू मक्खी है, कौन सी घरेलू मक्खी, उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। क्या? मस्का डोमेस्टिका। दोस्तों आपके लिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुणे स्थित सी डैक ने किस पहल हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया? किसने? पुणे में जो स्थित है सी डैक कंपनी, तो इसने किस पहल के तहत प्रोजेक्ट तैयार किया है? आपके श्रुति लेखन, किसके? श्रुति लेखन के तहत। अगला प्रश्न है कि जीवों के शरीर की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। क्या? कोशिका कहलाती है। कोशिका कहें या सेल कहें, ओके, बात एक ही हो जाती है, इसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा होता है? तो सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम रंग जो आपका होता है वो बैंगनी होता है। कौन सा? बैंगनी होता है। और लास्ट जो रंग होता है वो आपका लाल होता है। ओके दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपको करंट अफेयर की मैराथन क्लास चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें मैराथन क्लास चाहिए, तो हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसकी क्लास हम बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप उसे उसे देख लेना और उससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हो सकता है उसी से सारे प्रश्न पूछ लिए जाएँ। तो आप कमेंट बता देना, हम आपके लिए वो क्लास प्रोवाइड करा देंगे। अगला प्रश्न साथियों, बहुत उच्च तापमान किसके मापा जाता है? तो बहुत उच्च तापमान जो होता है वो पायरोमीटर से, किससे? पायरोमीटर से। जो निम्न तापमान होता है उसे किससे मापते हैं? उसे मापते हैं आपके थर्मोमीटर से। निम्न जो हाई होता है वो पायरोमीटर से। अगला प्रश्न है, कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो नोबेल गैस के बारे में बताना है, तो आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपकी नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैसें कौन सी होती हैं? दोस्तों अक्रिय गैस जो होती है, कौन सी अक्रिय गैसें? वो नोबेल गैसें होते हैं। अक्रिय गैसें से आर्गन, नियॉन, कौन से? आर्गन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक, क्रिप्टॉन। ये आपकी जो गैसें होती हैं ये आपकी नोबेल गैसें होते हैं और इन्हें ही हम आपकी अक्रिय गैसें कहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए हो जाएगा कि कौन सा? फोर्ट्राइन क्या है? तो फोर्ट्राइन आपकी एक लैंग्वेज हो जाएगी, एक भाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन सा मुक्त करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन मुक्त करता है? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो होता है आपका क्लोरोफ्लोरो मुक्त करता है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के डिनोट किससे कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सीएफसी से इसे डिनोट करते हैं, सीएफसी कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम सीएफसी कहते हैं। और दोस्तों जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है सी, ठीक है। तो दोस्तों सीएफसी से कहते हैं, क्या कहते हैं? सीएफसी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? दोस्तों जो ग्लूकोज होता है वो आपका पायरुविक एसिड, किसमें? पायरुविक एसिड में विखंडित होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार। क्या अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या? दोनों विद्युत को सुचालक होते हैं। कौन? अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों डब्ल्यू के आविष्कारक हो जाएंगे टाइम बर्नर्स ली। कौन? टाइम बर्नर्स ली। तो दोस्तों डब्ल्यू का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी F2। क्या? F2 हो जाएगी। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप ना भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या है? तो प्रथम जो न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था उसका कोड है स्माइलिंग बुद्धा। क्या? स्माइलिंग बुद्धा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। प्रथम न्यूक्लियर कोड का परीक्षण का जो कोड हो जाएगा वो है स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है, लिटमस किस पौधे से निकलता है? तो लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? वो लाइकेन। किससे? लाइकेन से। अगला प्रश्न है
कि गति के नियम किसने दिए? दोस्तों गति के 3 नियम गति के 3 नियम दिए हैं। तो वो तीनों नियम किसने दिए हैं? वो न्यूटन ने। न्यूटन ने गति का 3 नियम दिए। एक आपका प्रथम नियम इन्होंने दिया है जड़त्व का नियम जिसे कहते हैं जड़त्व का नियम, विरामावस्था का नियम। दूसरा इन्होंने एक नियम दिया है, तीसरा एक और नियम दिया है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है कि पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो पवन ऊर्जा को जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा वो तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज। कौन? चार्ल्स बेबेज। इसको तो दोस्तों आप बचपन से पढ़ रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार हो जाएगी? तो आपकी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? CO2। क्या? CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितनी भाषाएं विषय हैं? तो जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हो जाएंगे आपके? 97। कितने? 97। अगला प्रश्न है विषय पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो विषय पंचवर्षीय योजना का जो अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण है वो राष्ट्रीय परिषद किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, किसके? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आपसे अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष पूछा है तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे एम अनंत शयनम अयंगर। कौन? एम अनंत शयनम अयंगर आपके हो जाएंगे। तो इसे आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में किया गया? तो कहने का मतलब यह कि जो शिक्षा है वो किस अधिनियम द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाली गई? तो उस अधिनियम का नाम बताना। एक्ट। तो आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आपकी जो शिक्षा है वो राज्य सूची से निकालकर संघ सूची में डाली गई, समवर्ती सूची में। ओके, समवर्ती सूची में डाली गई दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 51। कौन सा? आर्टिकल नंबर 51 क्रॉस ए। क्या? आर्टिकल नंबर 51 क्रॉस ए में जो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। किसका? मौलिक कर्तव्यों का। आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला, नोट डाउन प्लीज। नेक्स्ट प्रश्न कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को संविधान से संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकारियों से निकाल दिया गया था। वो कौन सा एक्ट था? कौन से अधिनियम से? तो दोस्तों आपका 44 कौन सा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज नोट डाउन इसे भी। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में दोस्तों पूछ रहा, इसे भी देख लेना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपसे लोकसभा अध्यक्ष पूछ लिया अब, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे गणेश वासुदेव मौलंकर। कौन? गणेश वासुदेव मौलंकर। अगला प्रश्न साथियों कि लोकसभा सदस्यों की शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा सदस्यों को जो शपथ ग्रहण करता है वो भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति कराते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साथियों कि अप्रत्याशित कौन? अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन सा धन निकाल सकता है? तो दोस्तों जो आकस्मिक निधि है, ठीक है, आकस्मिक निधि, इससे मनी जो होती है उसे कौन निकाल सकता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों जो इस समय बताएं तो भारत के राष्ट्रपति इस समय कौन हो जाएंगे? क्रम से अगर देखें तो 16 नंबर के। कौन से क्रम से देखें? तो 16 नंबर से। और अगर व्यक्तिगत हिसाब से देखें तो 15वें नंबर की। तो इस समय राष्ट्रपति जो है वो हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। एक वो जनजाति आयोग से आती है, किसी जनजाति क्षेत्र से आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो शारदा एक्ट किस लिए बनाया गया था? तो बाल विवाह रोकने के लिए। किसके? बाल विवाह रोकने के लिए। जो बाल विवाह है इसको रोकने के लिए शारदा एक्ट पारित किया गया था। कौन सा? शारदा एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। कब? 9 दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न साथियों, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न साथियों, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता था? तो ये होता था राष्ट्रपति द्वारा। किसे? राष्ट्रपति द्वारा साथियों। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो और आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किसको जोड़ा गया दोस्तों? प्रस्तावना में आपके समाजवादी को, धर्मनिरपेक्ष को और अखंडता को। तो प्रस्तावना में केवल 3 शब्द हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। इनको सब किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों आपसे ये पूछ लेता है कि भारतीय ऑप्शन दे देगा कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? तो उसमें से आपका 3 शब्द ये 2 शब्द दे देगा, 3 शब्द देगा और एक और दे देगा। तो आपका प्रस्तावना होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, अखंडता होगा। 3 ये शब्द शामिल है, इसके अलावा कोई शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कि यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग पत्र किसे भेजना होगा? तो दोस्तों अगर भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को, किसको? उपराष्ट्रपति को देगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़, कौन? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर टाइम मिले आपको तो ये जरूर बताएं कि उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं तो ये किसको हराकर उपराष्ट्रपति बने हैं? अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हो जाएंगी वो संसद में, किसमें? संसद में। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत है। तो दोस्तों आपसे कहने का मतलब है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से? नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए? तो दोस्तों नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड, कहाँ से? आयरलैंड से। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई? तो उस संविधान में अनुच्छेद बताना है कि संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जिससे कि संविधान में जो संशोधन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? तो आपका आर्टिकल 368, कौन सा? 368 दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समाजवाद वह टोपी है, कौन सी? समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो आपको बताना है कि किस आलोचक का तथ्य हो जाएगा, ठीक है? तो हो जाएगा CEM जोड़का, किसा? CEM जोड़का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो उस एक्ट का नाम बताना है जिसके तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी। तो आपकी हुई थी भारतीय परिषद एक्ट, कौन सा? भारतीय परिषद एक्ट। कब हुई थी? 1858 में। कब? 1858 में। अगला प्रश्न दोस्तों, परसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो परसीमन आयोग, कौन सा? परसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है आपका मुख्य चुनाव अधिकारी, कौन सा? मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला प्रश्न है साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्त की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति को प्रयोग में कोई व्यवधान नहीं है न उपस्थित हो? तो उल्लिखित है, ये किस आर्टिकल में कहा गया? तो आपसे ये जो कथन दिया गया है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है कौन सा? केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोगों में कोई व्यवधान नहीं उपस्थित हो। तो ये स्टेटमेंट किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 257, कौन सा? आर्टिकल 257 में। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो आपके आर्टिकल जो आपका 44वां संविधान संशोधन, कौन सा? 44वें संविधान संशोधन के तहत आपकी आयु जो है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रेम का भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो दोस्तों आपकी प्रेम्बल है, प्रेम्बल या प्रस्तावना, तो अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ? केवल एक बार। कितनी बार? एक बार। अगला प्रश्न साथियों कि वह कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको बताना है वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो वो आर्टिकल आपका हो जाएगा 18, कौन सा? आर्टिकल नंबर 18। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया था आपका हो जाए संशोधन 36वां, कौन सा? 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वां स्थान जो भारत का राज्य घोषित किया गया। और 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वो 1975 में। कब? 1975 में। अगला प्रश्न था दोस्तों भारतीय संविधान संशोधन सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान जो संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? तो दोस्तों जो सरकारी आयोग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध की जांच। क्या? केंद्र राज्य संबंध की जांच। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो आपकी राष्ट्रपति। क्या ये आपके पास राष्ट्रपति के पास ये अधिकार हैं? अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति होता है नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला प्रश्न है कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो दोस्तों जो कोंकणी बोली जाती है ये आपकी गोवा में। कहाँ? गोवा में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 243। कौन सा? आर्टिकल 243 क्रॉस सी। कौन सा? क्रॉस सी किसमें से संबंधित है? तो पंचायती राज से। किसे? पंचायती राज से संबंधित है। आपके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एग्जामिनर एक प्रश्न जरूर पूछ लेता है हर ना किसी परीक्षा में। दोस्तों अगर आप इसी तरीके से आप भूगोल की इम्पोर्टेंट क्लास देखना चाहते हैं तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप उसे देख लेना और उसमें जो भी आपके ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हमने कराए हुए हैं। हो सकता है उसको हमने लाया शायद 2-3 वीक पहले पढ़ाया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 1946 में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो 1946 में जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग किसके द्वारा की गई? तो हिंदी को जो राजभाषा घोषित करने की मांग की गई वो जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? तो आर्टिकल आपका 161 के तहत क्षमादान का जो अधिकार होता है वो राज्यपाल। कौन सा? गवर्नर ऑफ। ठीक है, जो भारत के गवर्नर होते हैं मतलब हर स्टेट का एक अलग गवर्नर होता है उसके पास है। अगला प्रश्न है कि राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा किसके? विधानसभा के प्रति जो होती है उत्तरदायी होती है। दोस्तों दिस इज अ इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर यू। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए की जाती है? तो लोकायुक्त की जो नियुक्त होती है वो राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करने के जांच के लिए। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करने के जांच करना। दोस्तों आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और आप बिल्कुल एक कहानी की तरह सुनते रहिए, आपको पूरा जो सेट है ये पूरा याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया? तो गुलजारीलाल नंदा। कौन? गुलजारीलाल नंदा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड। किसे? आयरलैंड से दोस्तों। दोस्तों थोड़ा हम फास्ट करेंगे, ओके। अभी आपके प्रश्न क्योंकि ज़्यादा बाकी हैं। तो अगला प्रश्न साथियों है कि संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया था? तो आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है कि विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न अनुच्छेद 43 बी में किसके से संबंधित है? तो आर्टिकल 43 बी जो है वो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। किसे? सहकारी समितियों से को बढ़ावा देना, इससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न है 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका 61। कौन सा? 61 जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा ये आप में इस वाले में जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। किससे? 18 कर दी गई। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित हो? तो अनुच्छेद 40 आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। किसे? ग्राम पंचायत से। अगला प्रश्न है गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो गोवा को 56वें। कौन सा? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो दोस्तों जो गोवा है वो किसका उपनिवेश था? वो अब था पुर्तगालियों का। किसका? पुर्तगाली। दोस्तों भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में जाने वाले ही पुर्तगाली थे। तो भारत जो सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली था वो था वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा। दो आपके 1498। कब? 1498 भारत के दक्षिण जगह कालीकट नामक स्थान पर आया था। चलिए दोस्तों हमने इसके बारे में भी जान लिया। अगला प्रश्न देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राष्ट्रपति। कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन हो जाएंगे? आपके राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो हो जाएगा आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया? कौन सा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है
किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? तो किसी विधेयक को मनी बिल जो घोषित करता है वो लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। क्या? स्पीकर। अगला प्रश्न है कि भारत के में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो जाएँगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अगर टाइम आपके पास हो तो ये ज़रूर बताएँ कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? तो आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? तो प्रांतीय स्वायत्तता जो लिया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा किस क्रांति से ली गई है? तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा आपके फ्रांस की क्रांति। कौन सी? फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है वो जीने के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किन देशों में है? तो अमेरिका में। किसमें? अमेरिका में। तो दोहरी प्रणाली है। कौन सी? दोहरी प्रणाली। तो दोहरी प्रणाली आपकी अमेरिका से हो जाएगी और इंग्लैंड में। भारत में एकल प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया गया है? तो संघवाद। किसमें? संघवाद। अगला प्रश्न है साथियों, यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? आचार संहिता। कौन सी? आचार संहिता। अगला प्रश्न दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान जो लिया गया वो कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज ओके द गाइस। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में पहले अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई? तो मालदीव में। कहाँ? मालदीव में। कब की गई? 2019 में। कब? 2019 में। अगला प्रश्न साथियों कि तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना? तो तेलंगाना भारत का किस नंबर का? 29वें। कौन सा? 29वां। दोस्तों आपका आपके आज के हिसाब से 28वां। कौन सा? आज के हिसाब से 28वां। क्योंकि जो तेलंगाना बना 2014 में बना था। कब? 2014 में। और उसके बाद में दोस्तों आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर, कौन सा? जम्मू और कश्मीर जो है ये जम्मू और कश्मीर से एक राज्य अलग, मतलब एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये दो आपके यूटी बन गए। क्या? यूटी। ठीक है, आपके यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये बन गए। तो आपके राज्य जो थे कितने पहले राज्य थे? राज्य आपके पहले 29 थे और जो यूनियन टेरिटरी थे वो 7 थे। तो आप देखिए जब इसमें से ये जम्मू कश्मीर चला गया तो आपके ये 28 बचे और आपके ये जो यूटी थे 7 से लेकर 8 हो गए, क्योंकि दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली मिलकर एक आपका यूटी बन गया है। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? दोस्तों 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो आपसे एग्जाम घुमा के ये पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो दोस्तों वो आपका 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितनी उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए? तो निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए वो 6 से 14 वर्ष। कितने? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उसे मिलनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 280। कौन सा? अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न साथियों, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो आपकी चौथी। कौन सी? चौथी अनुसूची में। अगला प्रश्न दोस्तों, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो आपका अनुच्छेद नंबर 43। कौन सा? अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न साथियों, जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो जीएसटी को जो शामिल किया गया 101वां संविधान संशोधन। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन। दोस्तों अब जीएसटी का जो संग्रहालय बनाएगा, कौन सा? जीएसटी का संग्रहालय वो आपका चंडीगढ़ में बनाएगा। हाल ही का जो करंट का प्रश्न है तो जीएसटी संग्रहालय। तो नेक्स्ट प्रश्न साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो संविधान का वो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 36 से 51। कौन सा? आर्टिकल 36 से 51 तक। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपको पता है संक्षिप्त वर्णन कहाँ दोस्तों मिलता है? प्रस्तावना में। कहाँ? प्रस्तावना प्रेम्बल में। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है? तो आपका अनुच्छेद नंबर 51। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 51। अगला प्रश्न दोस्तों,
कि भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान, क्या आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ इन्हें नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि सीएजी, ठीक है, का कार्यकाल कितना होता है? तो सीएजी का कार्यकाल दोस्तों होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला है कि काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों काशीराम जो हैं इन्होंने बहुजन समाजवादी, कौन से? बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? दोस्तों जो अनुच्छेद 248 है वो भारत में विधि के निर्माण संबंधी शक्तियाँ संसद में निहित हैं। तो ये संबंधित है आपका आर्टिकल नंबर 248। अगला प्रश्न दोस्तों कि अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो अनुच्छेद 370 का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन? एन गोपाला स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों के 15% निर्धारित की गई है? तो आपके 91, कौन सा? 91 संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 91 संविधान संशोधन अधिनियम आपके 2003। कौन सा? 2003। दोस्तों आज हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हमारे 100 क्वेश्चन शेष बचे हैं, तो जब फास्ट जल्दी एज वेल एज उनको आज कंप्लीट कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यों में आपातकाल किसके के द्वारा लगाया गया? तो राज्यों में आपातकाल जो लगाया गया वो राष्ट्रपति, किसे? राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों जनगण का जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? तो जनगण मन अधिनायक जय हो को जो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रगान जो स्वीकृत किया गया है, कौन सा राष्ट्रगान स्वीकृत किया गया? वो 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002। कौन सा? 86 संविधान संशोधन 2002। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो 74 का फर्स्ट। कौन सा? 74x1। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है साथियों कि समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो समानता का अधिकार दोस्तों अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अगला प्रश्न, रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो राष्ट्रपति थे दोस्तों आपके, नहीं इस समय आपके ये नहीं है। ओके, तो कौन से राष्ट्रपति हो जाएंगे? कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के आपके रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। और 15वें नंबर, कौन से? 15वें नंबर के आपके हो जाएंगे इस समय जो हैं वो हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत हिसाब से पूछे, कौन से हिसाब से? व्यक्तिगत हिसाब से, तो 16 हो जाएंगे, क्योंकि एक बार आपके राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न दोस्तों कि अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा में सीटों की संख्या अधिकतम 500 होती है। कितनी? अधिकतम 500 होती है। अगला प्रश्न साथियों, किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी को जो आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है वो अनुच्छेद 343। कौन सा? अनुच्छेद 343। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे लोकसभा का सदस्य नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार व राज्य के नीति नियोजक तत्वों में कोई एक अंतर है? तो आपको कोई एक डिफरेंस बताना है कि इनके बीच डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस जो है कि मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है। कौन सा? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति नियोजक तत्वों को नैतिक व एवं राजनीतिक समानता मिली है। कैसी? नीति नियोजक तत्व को नैतिक और सामाजिक राजनीतिक मान्यता मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था आपका संपत्ति का अधिकार। क्या? संपत्ति का अधिकार 300A। कौन सा? आर्टिकल नंबर 300A के तहत विधिक अधिकार। तो दोस्तों ये जोड़ा गया था, लेकिन आपका संपत्ति का अधिकार को बाद में हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? तो जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान में वो आपके जवाहरलाल नेहरू का। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या पद शामिल है? तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ एवं गोपनीयता। क्या? मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ की गोपनीयता जो है वो संविधान की तीसरी अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो आपके आर्टिकल 123। कौन सा? आर्टिकल 123। अगला प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 17 में प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान के जो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत। क्या? अस्पृश्यता का अंत। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछ लेता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 17 में। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित हो? तो अनुच्छेद 21 के बारे में बताना है। तो प्राणवाद, दैहिक स्वतंत्रता। कौन सा? प्राणवाद, दैहिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में
आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, तो आपके छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, किसमें? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज तक अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 371 ए, कौन सा? अनुच्छेद 371 ए के तहत इनमें से किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया? तो नागालैंड, किसे? नागालैंड। अगला प्रश्न दोस्तों, अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? तो अलग राज्य के निर्माण के लिए पहली अनुसूची में, कौन से? पहली अनुसूची में दोस्तों आपका जो होता है चेंजमेंट करना होता है, क्योंकि पहली दोस्तों जो हमारे संविधान की पहली अनुसूची है, कौन सी? फर्स्ट अनुसूची। इसमें दोस्तों राज्य और संघ के बारे में, क्या? राज्य और उनके राज्यों के वर्णन के बारे में दिया गया है, जिसमें कहा गया कि भारत के इस समय 28 राज्य और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश या यूटी हैं। तो उनमें जो वर्णन होता है, वर्णन हुआ है, वो आपके अनुसूची नंबर 1 में कहा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के लिए वैध होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश हो जाएगा वो 6 माह, कितने? 6 माह के लिए वैध होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा एनसीआर का दर्जा मिला? तो दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा एनसीआर का दर्जा मिला? आपके 69 संविधान संशोधन, कौन से? 46 और 67, कौन सा? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। और 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1991 का, 1991 में। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 72 हो जाएगा, कौन सा? अनुच्छेद 72, ये राष्ट्रपति के क्षमादान से, किसे? राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करता है निर्वाचक मंडल, कौन? निर्वाचक मंडल करता है। अगला प्रश्न है साथियों, संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो संपत्ति अधिकार को कब से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? 44वें संविधान, कौन सा? 44वें संविधान द्वारा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है साथियों कि विवाह संविधान की किस सूची का भाग है? तो विवाह संविधान के किस अनुसूची का भाग हो जाएगा? समवर्ती, किसे? समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची का मतलब होता है दोस्तों जिसपे संघ और राज्य दोनों उस पर अपने नियम लागू कर सके। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो जीने का अधिकार आपका अनुच्छेद 21, जिसमें क्या कहा गया? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्या? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या जिसे हम जीने का अधिकार कहें तो आपका आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है साथियों, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ओके, अगला प्रश्न है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति हो जाएंगे वीवी गिरी, कौन से? वीवी गिरी। उनका कार्यकाल कब था, कितना था? 1969 से 1974। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करता है? तो आर्टिकल नंबर 19, 29, सॉरी, आर्टिकल नंबर 29। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद की किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा, किसके? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग किससे संबंधित? दोस्तों सरकारिया आपके राज्य व केंद्र संबंधित, क्या? सरकारिया आयोग राज्य व केंद्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? तो सूचना का अधिकार जो हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, क्या? 12 अक्टूबर 2005 को, कब? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार पास हुआ। अगला प्रश्न है कि 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? तो 6वीं अनुसूची में आपका मेघालय, कौन सा? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, कौन सा? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न है साथियों कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 73वां संविधान संशोधन, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, कब? 1992। अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो आपके पता होगा कि जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये टोटल 24 भाषाओं में, कितना? टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से आपका संविधान में वर्णित 22 भाषाएं हो जाएंगी, तो और अन्य 2 भाषाएं हो जाएंगी अंग्रेजी व राजस्थानी, कौन सी? अंग्रेजी व राजस्थानी। और दोस्तों आपके मूल संविधान में, कौन से? मूल संविधान में जो टोटल भाषाएं संविधान में थी वो आपकी थी 8। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों बजट है तो किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा। लोकसभा दोस्तों क्या होता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, क्या? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था? तो दल बदल कानून को आपको 1985, कब? 1985 में। अगला प्रश्न है कि शिक्षा इनमें से किस अनुसूची में शामिल है? तो शिक्षा आपकी समवर्ती सूची, किसमें? समवर्ती सूची में।
निम्न प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपको लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, क्या लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं? अगला प्रश्न है कि सरकारी आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन जो किया गया था वो केंद्र राज्य संबंध के लिए, किसी केंद्र राज्य संबंध के लिए। अगला प्रश्न साथियों कि हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति कौन न्याय राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न कि लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता करता है आपके प्रोटेम स्पीकर कौन? प्रोटेम स्पीकर। अगला प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल कौन? राज्यपाल करता है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। अगला प्रश्न कि विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया? कौन से विधि के शासन का प्रावधान लिया गया आपका? इंग्लैंड। कहाँ से? इंग्लैंड से। दोस्तों थोड़ी क्लास स्पीड से बढ़ रही है क्योंकि आप थोड़ा स्पीड मैंने पकड़ लिया है क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन बाकी हैं 50 से ज़्यादा, तो थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया जाता है? तो नए राज्यों का गठन आपके अनुच्छेद 3 कौन सा? अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन में सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा। तो आपके उच्च सदन और निम्न सदन दोनों द्वारा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है प्रस्तावना में, किसी प्रस्तावना या प्रेम्बल में आपके संशोधन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष हो जाएंगे अनंतम कौन? अनंत शयनम अयंगर, अनंत शयनम अयंगर। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन जीने का अधिकार, अभी दोस्तों ये प्रश्न हो चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय? शिक्षा समवर्ती किसका? समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न देते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश में किया गया? तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था का जो समिति हो जाएगी वो बलवंत राय मेहता, कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री, तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुसूचित जातियों का वर्णन अनुच्छेद 341, कौन से? 341 में अनुसूचित जातियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अस्पृश्यता या छुआछूत का समाप्त करने का अधिकार प्रावधान है अनुच्छेद 17 में, किसमें? अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है कंप्ट्रोलर कौन सा? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल कब से सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद। कितने? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका मतलब कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन? राष्ट्रपति तो करता है। अगला प्रश्न किसे विधेयक को धन विधेयक होने के अंतिम निर्णय कौन देता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, कौन? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा? तो आपके जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या? संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार, कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इन्हें भारत जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, इन्होंने हृदय एवं आत्मा कहा भारतीय संविधान का। अगला प्रश्न दोस्तों किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था तो मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है, क्या? मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो द्विवार्षिक चुनावों की जो अधिघोषणा जारी करता है निर्वाचन आयोग, कौन? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न साथियों राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, कौन सा? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्री वपर्स, कौन सा? किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवीपर्स मान्यताएं, कौन सी? प्रीवीपर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो 26वां, कौन सा? 26वां संविधान संशोधन, और ये हुआ कब था? 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूचित तो संविधान के किस अनुसूची या शेड्यूल में राज्यपाल और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि का वेतन के दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची, कौन सी दोस्तों? द्वितीय अनुसूची जो है आपकी अनुसूची सेकंड है, कौन सी? सेकंड जो अनुसूची है इसमें वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया। दोस्तों पहली जो सेकंड अनुसूची थी उसमें वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसमें नोटिस देना होता है? तो जो राष्ट्रपति पर अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे अगर आपको महाभियोग लगाना है तो उससे महाभियोग लगाने से पहले उससे हमें 14 दिन पहले नोटिस देनी होती है। कितने? 14 दिन पहले। अगला प्रश्न है साथियों किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54, किसी? अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद, किसी? मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल
रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये प्रस्ताव कहलाता है काम रोको प्रस्ताव। कौन-सा? काम रोको प्रस्ताव। दोस्तों ये क्वेश्चन्स आपको ढूँढे हुए नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई टीचर ऐसे क्वेश्चन्स नहीं कराता है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सीवान, झरिया और केंद्रमुख कौन-सा? सीवान, झरिया, केंद्रमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन-सा है? तो केंद्रमुख। कौन-सा? केंद्रमुख। ओके दोस्तों, अब हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक मेरी सिविक चल रही थी और जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हिस्ट्री और साइंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने 1-2 प्रश्न कंप्यूटर के और ज्योग्राफी और सिविक्स पॉलिटी के किए हैं। अब मेरी चलने लगी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है ओज़ोन परत पर स्थित है, तो ओज़ोन परत किस पर स्थित है? समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है, तो पृथ्वी के जो निकटतम ग्रह हो जाएगा वो शुक्र हो जाएगा। कौन-सा? शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनतांश क्या होता है? तो कह रहा मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय का उनतांश होता है तो 66.5 डिग्री। कितना? 66.5 डिग्री। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। क्या? चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? तो मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें हो जाएँगी, वो हो जाएँगी जड़ें पानी को तलाश में लंबी हो जाती हैं। किसके? पानी की तलाश में। अगला प्रश्न साथियों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी हो जाएगी अबू धाबी। क्या? अबू धाबी। अगला प्रश्न है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा धनबाद। कहाँ? धनबाद में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ नोट डाउन। अगला प्रश्न है कि भूगोल में नियतिवाद कौन-सा? भूगोल में नियतिवाद कौन-सा? नियो डिटरमिनिज्म कौन-सा? नियो डिटरमिनिज्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किया आपके जी टेर ने। किसने? जी टेर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है? तो आपके जो सूर्य मकर रेखा पर होता है तो वो आपके 22 दिसंबर। कौन-सा? 22 दिसंबर। तो कहा गया किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, तो 22 दिसंबर। अगला प्रश्न, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश के बारे में बताएँ तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर जो भारत का पहला राज्य हो जाएगा, मतलब भाषाई आधार पर विभाजित होने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना से आपका 2014 में अलग हुआ। कब? 2014 में तेलंगाना से अलग होकर एक राज्य बना था। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी? तो भारत की द्वीपों सहित समुद्री सीमा की लंबाई हो जाएगी 75-16.5 किलोमीटर। कितनी? 75-16.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो भारत के जो भूभाग का 11% कितना? कुल 11% जो है भूभाग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका एमंडसन। कौन? एमंडसन नार्वे से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी हो जाएगी विश्व की ऊंचाई कितनी? 6960। तो वो आपकी हो जाएगी कौन सा? अकोनकागुआ। कौन सा? अकोनकागुआ। जो अकोनकागुआ जो आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी सबसे ऊंचाई पर स्थित। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6990 किलोमीटर 90 मीटर दोस्तों, किलोमीटर नहीं। अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो ग्रीनलैंड और अमेरिका के मध्य बहने वाली जो ठंडी जलधारा हो जाएगी वो कोल्ड वाल। कौन सी? कोल्ड वाल। अगला प्रश्न है घना बगरिया। कौन सा? घना बगरिया साकरिया लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? घना बगरिया और सकरिया राजस्थान। कहाँ से? राजस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों कि लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस। क्या? लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस फ्लीस किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों। क्या? ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी गुफा कौन सी? विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा। कौन सा? एटेया कनाडा पापुआ न्यू गिनी। दोस्तों ये पेपर में जो आता है ये इस नाम से प्रश्न नहीं पूछता, ये पूछता है पापुआ न्यू गिनी। कौन सी? पापुआ न्यू गिनी जो है इसकी लंबाई 1500 मीटर। कितनी? 1500 मीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न साथियों, नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो नहर कटिया राज्य जो हो जाएगा कौन सा? नहर कटिया जो राज्य हो जाएगा वो असम में। कहाँ? असम में। दोस्तों आपके नेक्स्ट प्रश्न है कि चिहू आहुआ। कौन सा? चिहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है? कौन सी? दोस्तों ये आप नोट डाउन करना प्लीज, इसे नोट डाउन कर लेना। कौन सी? चिहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ हो जाएंगी? मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको में। अगला प्रश्न है कोडरमा किस खनिज का खनन है? तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। कोडरमा जो हो जाएगा वो अभ्रक के लिए। किसके? अभ्रक के लिए कोडरमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है
पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? तो पर्वत शिखर लहोत्से जो हो जाएगा वो नेपाल में, कहाँ? नेपाल में। अगला प्रश्न है, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? तो तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादन हो जाएँगे आपके जेफ्रीज। कौन? जेफ्रीज हो जाएँगे। अगला प्रश्न है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। कौन सा? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो कोटोपैक्सी आपकी हो जाएगी इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला। कौन से? इक्वाडोर एंडीज पर्वतमाला में। अगला प्रश्न दोस्तों, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य में स्थित है? तो आदम का पुल हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका। कौन सा? भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा आपका हो जाएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। कौन सा? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा 498 कौन सा? 498 प्रश्न हो जाएगा। तुरजू दर्रा कौन सा? तुरजू दर्रा कहाँ है? तो तुरजू दर्रा कौन सा? ये दोस्तों तुरजू नहीं लिखा है, ये आपका लिखा है तुरजू। कौन सा? तुरजू। तुरजू दर्रा जो हो जाएगा वो भारत और कौन सा? भारत और म्यांमार। कौन सा? इधर म्यांमार हो जाएगा, इधर आपका इंडिया हो जाएगा। तो इनको जो अलग करता है, इनको अलग करता है आपका तुरजू दर्रा जो अलग करता है। अगला प्रश्न है कि बोमडिला कौन सा? बोमडिला दर्रा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। हाँ, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आज का हमारा 500 एंड लास्ट प्रश्न है, किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन करने के लिए जाते हैं? तो मानसरोवर झील के से होकर जाते हैं आपके माना दर्रे। कौन से? माना दर्रे। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये समझिए आपका ही चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा लोगों को शेयर करें तथा हमें सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। दोस्तों अगर आपने इस यहाँ तक मतलब आप लास्ट तक पहुँच चुके हैं क्लास के और आपने आज में अब मैं लास्ट में हैं, तो प्लीज़ अपना कमेंट अपने नाम कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपका कल नाम लूँगा कि आप मेरे चैनल पे कौन-कौन लास्ट तक जुड़ा रहा था। तो प्लीज़ अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताएँ, मैं कल आपका नाम लूँगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।